अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ मैं इससे पहले जा तो चुकी हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले उसका वीडियो नहीं पोस्ट किया है। तो आज मैं इलाहाबाद की बहुत ही ज़्यादा पुरानी जगह जाने वाली हूँ और वहाँ का आपको फुल व्लॉग देने वाली हूँ। तो आप लोग जी व्लॉग के साथ बने रहिएगा ताकि सारे व्लॉग का आप पूरा अच्छे से मज़ा ले सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और व्लॉग के लिए रेडी रहिए। शायद आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगे। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो जी अभी हम लोग पहुँच आए हैं आनंद भवन। यहाँ पर जी बना हुआ है एक बहुत ही छोटा सा प्लानिटेरियम और उसे जवाहर प्लानिटेरियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग वहाँ चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग व्लॉग के साथ बने रहिएगा। इसकी ओपनिंग टाइम कुछ 3 बजे या 4 बजे होती है। अभी तो फ़िलहाल 3 बजने वाले हैं। हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अभी ओपन होता है या नहीं। और अगर अभी ओपन हो गया 3 बजे तक तो हम लोग अंदर जाकर सारा मज़ा ले सकते हैं। अगर नहीं हुआ होगा तो शायद हमें वापस जाना पड़े। फ़िलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ इससे पहले एक बार आ चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ भी शेयर किया जाए वीडियो बनाकर। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग यहाँ के टिकट की बात करें तो सिर्फ 80 रुपीज़ यहाँ का टिकट है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग मेरा वीडियो इलाहाबाद से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन यहाँ पर जा चुका है और कौन कौन जाने वाला है। किस किस को ये प्लेस बहुत अच्छी लगी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं एक ऐसा व्लॉग और दूँगी, आनंद भवन का पूरा कंप्लीट व्लॉग दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग ये व्लॉग इंजॉय करिए। ये प्लेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतना ज़्यादा सुकून सन्नाटा यहाँ पर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो पूरी लाइफ में ऐसी जगह नहीं मिली है कहीं पर भी। लेकिन मैं जब भी आनंद भवन आती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवा और एकदम सुकून। मतलब इतनी सारा पब्लिक होने के बावजूद यहाँ पर सन्नाटा फील होता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह है। आप लोग अगर यहाँ पर जाते हैं सुकून के लिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं जब भी यहाँ जाऊँगी यहाँ का व्लॉग देती रहूँगी। अभी जी यहाँ पर टाइम कुछ 3 बजने वाले हैं और बज गए हैं, मतलब 3, और ये प्लानिटेरियम ओपन होने वाला है। अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो अंदर जी यहाँ पर एक साइंस की अलग ही दुनिया बनी हुई है, वो आप खुद देख रहे हैं कितना यहाँ पर सब सिर्फ ग्रहों के बारे में और साइंस के बारे में ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अभी अंदर चलकर हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ जैसे कि तारों और ग्रहों की एक अलग ही अमेजिंग सी दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है और साथ ही साथ आपके साथ भी मैं ये चीज़ें शेयर कर पाऊँगी। और जो यहाँ पे नहीं गए हैं वो लोग देखें और वो भी इंजॉय करें और कैसा लगता है उनको ये चीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताएं। अभी हम प्लानिटेरियम के अंदर चलते हैं जहाँ पर अभी हमें शो दिखाया जाएगा। तो एंट्री करते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई मूवी देखने आए हैं। लेकिन यहाँ का माहौल इतना शांत और खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊँ। इतना ठंड थी यहाँ पर, लग ही नहीं रहा था कि वो बाहर वाली गर्मी है। जो बाहर इतनी कड़कड़ाती धूप है, इतनी गर्मी है, वो वाला माहौल तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पे इतना एक अलग ही सुकून था। अभी फ़िलहाल शो स्टार्ट होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो स्पेस का एक्सपीरियंस रहता है बिल्कुल रियल लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग सच में कहीं और दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लगता ही नहीं कि वही दुनिया में हम लोग हैं। बड़ा मज़ा आता है। एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। शो स्टार्ट होते ही ऐसा फ़ील होता है कि हिस्ट्री और साइंस एक साथ मिल रहे हों और बहुत ही ज़्यादा मज़े का सारा चीज़ होता है। मुझे बहुत पसंद है ये जगह। आप लोग बस ज़रूर आएँ, यहाँ का एक्सप्लोर करें सारी चीज़ें, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये जगह। तो जी अभी शो स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग भी शो एंजॉय करते हैं और आप लोग भी एंजॉय करिए। और वास्तविक नीति का पता नहीं था। वैज्ञानिक और फिलोसफर्स ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं से बुने हुए जाल में पूरी तरह से बंधे हुए थे। प्राचीन ग्रीक के वैज्ञानिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण कि खगोल विज्ञान को आकाशीय विधि से अलग किया जाए।
उस समय के महान बुद्धिजीवी जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस और टॉमी ने पूरे खगोल विज्ञान के निर्माण में सहायता की, उनकी खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हमारे ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंडों की आकाशीय गति के निरीक्षण के बाद प्राचीन ग्रीक के खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित बनाया। ग्रीक के पहले खगोल वैज्ञानिक एरिस्टोटल ने हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित मॉडल दिया, जिसमें पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोपर्निकस व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों ने एरिस्टोटल के इस राय को पुनर्जीवित किया। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्राही ने कई सालों के निरीक्षण के बाद गणित के पक्ष द्वारा हीलियोसेंट्रिक सूर्य प्रणाली को नई दिशा दी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी को मिलाकर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 1609 गैलीलियो ने दूरबीन को पहली बार आकाशीय में दिखाया। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भूकेंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रकाश को इकट्ठा करके दूर और धुंधले आकाशीय पिंडों की तस्वीरों को दिखाता है। जितना गहरा व जितना दूर का दृश्य देखना है वो निर्भर करता है ज्यादा इकट्ठा किए गए प्रकाश पर, और वो तभी संभव है जब लेंस या मिरर बड़ा हो। आज वैज्ञानिकों के पास कई बड़ी दूरबीनें हैं जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से चलती हैं, जिससे ब्रह्मांड को समझना और उसके राज को जानना बहुत आसान हो गया है। इन दूरबीनों का व्यास 8 से 10 मीटर तक का होता है। इनकी मदद से बिग बैंग महाविस्फोट से कुछ लाखों साल बाद वस्तु की भी हम जांच कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए इस विशाल दूरबीनों को कई बार दूर पहाड़ों पर वायुमंडल के सौर से ऊपर लगाया जाता है, जिससे शहर की रोशनी के प्रदूषण से बचा जा सकता है। इन दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांककर हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा सक्रिय प्रचंड ब्रह्मांड जहां तारों के जन्म व मृत्यु के खेल के पैमाने हमें विनम्र कर देते हैं। बीते 50 वर्षों में हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधन को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष के बाहर पहुंचे और आरंभ हुआ अन्वेषणों के एक नए युग का। धन्यवाद उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जिनकी वजह से हमने अपने ग्रह पृथ्वी को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा। हल्की नीली नाजुक पृथ्वी अंतरिक्ष के एक ठंडे और डरावने वातावरण में
सूर्य की परिक्रमा करते हुए। वो क्या है? बस चुप हो जाओ मुझे बेटा। उन्हें पहचाना जाना उन लोग पास मुझे। स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने तौर तरीकों की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो दुनिया केवल मानचित्रों तक ही सीमित थी, अब वो इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटी व असाधारण वस्तु बनकर रह गई। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ इसमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, यह अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को भी साफ साफ चित्रित कर सकती है। गैलीलियो की साधारण दूरबीन से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक दूरबीनों की एक एक पीढ़ी ने ब्रह्मांड पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी आकाशगंगा के केंद्र में भी नहीं है, बल्कि इस विशाल मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। हम जानते हैं कि सूर्य एक औसत दर्जे का तारा है, जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य गैस का गोला है, जिसकी खोल का तापमान और दाब इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो जाता है। कई तत्व भारी तत्वों में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर फैलती है। और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ ही जीवन का समर्थन करती है। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। फिर यही ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ ही उच्च ऊर्जा वाले आयोनिक कण भी अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को बंद कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय जोड़े भी अभी तो सूर्य शायद 5 साल तक ऊर्जा का वितरण कर रहे हैं। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा, जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल लेगा। बुध या मरकरी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। जीवन विहीन दुनिया। इसकी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो हजारों उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। दो 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेंजर खोजी यान भेजा। इस यान ने महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा के साथ ही ग्रह की सतह के हाई रेजोल्यूशन वाले चित्रों को भी लिया। शुक्र या वीनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग है।
कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र में तेज भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती है, जिससे उसकी सतह पर लावा बहता रहता है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पानी के महासागर और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल मौजूद है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमारी पृथ्वी एक रमणीय स्थल है। पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के समान चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। इन गड्ढों का निर्माण सौर परिवार की आरंभिक अवस्थाओं में कई टकरारों से हुआ। अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा ही केवल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने अपना कदम रखा है। ये है मंगल, सौर परिवार का चौथा ग्रह। जब ये पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर होती है। 40 वर्षों से वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीकों से मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तो बहुत से राज भी हम जान चुके हैं। इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, विशाल लुप्त हुए ज्वालामुखी और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। बहुत समय पहले इस लाल ग्रह की सतह पर निश्चित रूप से पानी का बहाव था, लेकिन अब जमीन के नीचे सिर्फ कुछ मात्रा में ही पानी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सतह के नीचे कहीं सामान्य अवस्था में जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार छोटे स्वचालित वाहनों द्वारा मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में अनेकों मानवीय मिशनों का भी लक्ष्य है। और ये देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। वायुमंडल सघन और बहुत गतिशील है, जो मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना है। बृहस्पति का ये लाल धब्बा एक विशाल तूफान है, जो कई वर्षों से 1400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, जो आकार में पृथ्वी का दुगना है। बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसमें से 2 बहुत खास हैं। पहला यूरोपा। इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है आईओ, जिसमें बहुत अधिक ज्वालामुखी है। उनसे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। अपने खूबसूरत रंगों के साथ ये है शनि, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। ये वलय शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ उपग्रहों के टूट जाते हैं, जो पत्थर व बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े हैं। शनि का चंद्रमा टाइटन एक दिलचस्प दुनिया है। वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि टाइटन का वायुमंडल कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ है।
साथ ही स्वतंत्र द्रव मीथेन की नदियां भी मौजूद हैं। अगला ग्रह है यूरेनस। इसकी भी वलय है, लेकिन कुछ कम आकर्षक है। सौर परिवार का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, जो लगभग यूरेनस के समान है, लेकिन इसका वायुमंडल बहुत सक्रिय है। नेपच्यून से दूर का क्षेत्र पौने ग्रहों प्लूटो, इरिस, बेंटली और इन बड़े ग्रहों के साथ 100 या उससे भी अधिक अज्ञात हजारों छोटे बड़े पिंड सौर परिवार के एक बड़े से क्षेत्र में मौजूद है, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच है लघु ग्रह पट्टी, जो हजारों विभिन्न आकार वाले पत्थरों से मिलकर बनी है। कुछ अंतरिक्ष यान इन पत्थरों तक पहुंचे और उनकी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। यहाँ तक कि एक खोजी यान लघु ग्रह ईरोस की सतह पर भी पहुंच चुका है। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से हुई है और वो तारकीय अवशेष के रूप में जैसे सफेद बौना, व्हाइट डॉग, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या शाम विवर पीछे छोड़ जाते हैं। तारे आमतौर पर समूह में बनते हैं, जिन्हें तारकीय गुच्छ या स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। इनको दो श्रेणी में बांटा गया है, ग्लोबल और ओवल क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर या गोलाकार गुच्छों में उच्च एकाग्रता वाले तारे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा गेंद के रूप में कसकर बने रहते हैं। और इन गुच्छों की उम्र का पता चलता है इनमें उपस्थित तारों के जन्म से। मंदाकिनियों में इन गुच्छों का मेल एक सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ दैत्य, अंडाकार या इलेक्ट्रिकल मंदाकिनियों में 30,000 गुच्छे भी हो सकते हैं। ओवल क्लस्टर या खुले गुच्छे कम तारों से बनते हैं और इन सब तारों की उम्र लगभग एक समान ही होती है। इन खुले समूहों में तारे कम गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकांश खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच में विशाल अंतरतारकीय धूल और गैस के बादल होते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये निहारिकाएं हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयनीकृत गैसों से बनी होती हैं। वहां पर परावर्तित, उत्सर्जित और अंधेरी निहारिकाएं हैं। अगर परिस्थितियां सही हैं, तो ये बादल भी अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं जब तक नए तारे जन्म लेंगे और सृष्टि का ये महान कार्य चलता रहता है। ग्रहीय निहारिकाएं एक प्रकार की उत्सर्जित निहारिकाएं हैं और वो तब बनती
होती है जब सूर्य के समान तारे फैलते हैं और अपनी बाहरी परत को अपने से हटा देते हैं और अंत में बन जाते हैं सफेद सुपरनोवा अवशेष एक विशेष प्रकार की नीहारिका है। ये नीहारिका भारी रासायनिक तत्वों से भरी होती है जो जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी सर्पिलाकार है। इसके केंद्र में 40 लाख सूर्यों के समान भार वाला एक विशाल श्यामनगर है। ये विशाल मंदाकिनी सिर्फ अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आकार व आकृतियों की अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। अंडाकार मंदाकिनी आमतौर पर बूढ़े तारों से बनती है। सर्पिलाकार में अधिकतर एक चमकदार केंद्र और 2 घुमावदार भुजाएं होती हैं जो मंदाकिनी के केंद्र से बाहर की ओर फैली होती हैं। देखा गया है कि 1/4 मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं। मंदाकिनियों में जिनका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता उन्हें अनियमित या इरेगुलर आकार की मंदाकिनी कहते हैं। इनके अंदर धूल और गैस की विशाल मात्रा होती है। अधिकतर अनियमित मंदाकिनियों की शुरुआत सर्पिलाकार होती है, लेकिन दूसरी मंदाकिनियों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका रूप पूर्ण हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से मंदाकिनियों में समूह, गुच्छ और महागुच्छ बनाने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही मंदाकिनियों के समूह व गुच्छों में पारस्परिक क्रिया और टकराव की घटना नियमित रूप से होती रहती है। इस क्रिया से मंदाकिनियों के आकार तो विकृत होते ही हैं, यहाँ तक कि उनके विकास की दिशा में भी बदलाव आता है। उधर मत छूना। ब्रह्मांड में मंदाकिनियां निरंतर गति में रहती हैं। उसकी आंखें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट से बना है। बिग बैंग लगभग 14 अरब साल पहले, तब से लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है। अब तो विस्तार की गति और भी तीव्र हो चली है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत के बारे में बहुत से प्रश्न अब भी इस नीले ग्रह पर हैं। सौभाग्यवश बाहर कोई खतरे
अब वेट किया बड़ा मुश्किल हो गया। इस रोमांचकारी यात्रा पर आपको आनंद जरूर आया होगा। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह यार, सच में इतना ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्पेस पर घूम रहे हैं। स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट सब इतना कुछ रियल लग रहा था, जैसे लग रहा था हम लोग के साथ सब चीज़ चल रही है। मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्लेस है। एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करिएगा अगर आप इलाहाबाद से हैं तो, या कभी आप इलाहाबाद घूमने आते हैं तो एक बार इस प्लेस पर ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।